वेलकम अगेन। क्लास 11th चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर 3 है। इसके पहले के 2 लेक्चर में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। लेक्चर 2 में हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़े थे, कंपाउंड के बारे में पढ़े थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। एलिमेंट एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखे थे। कंपाउंड एक्चुअल में किसको कहा जाता है, मूल का थोड़ा बहुत बेसिक्स देखे थे हम लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स और उनका कन्वर्जन, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जब क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो उसमें यूनिट और उसके कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री बिना यूनिट और उसके कन्वर्जन के पढ़ ही नहीं सकते। बोर्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जिनमें यूनिट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो ये टॉपिक आप लोग को ज़रूर आना चाहिए। हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में थोड़ा सा। लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, मेरा लेक्चर जो लोग देखते हैं उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ये मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग बात हो जाती है, क्योंकि जब लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और देखो, हम वो सब काम नहीं कर सकते हैं जो बाकी चैनल्स पे हो रहे हैं। मतलब कुछ लोग रील पे डांस कर रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या फ़नी कंटेंट बना रहे हैं। उससे वो हो नहीं पाएगा, जो मुझे आता है हम वो वैल्यू आप लोग को दे रहे हैं। तो मेरा मोटिवेशन ज़िंदा रहे, ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है? तो जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर ज़्यादा है, जो सब्सक्राइब किए हैं उनका नंबर कम है। तो आप अगर यूनिक बनना चाहते हैं, उस भेड़-चाल में नहीं जाना चाहते हैं, जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूनिक बनिए। कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए जो उन लोगों से आपको थोड़ा डिफरेंट बनाता है। आ रही बात समझ में? तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से। किसी भी मैटर की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिक। सबसे पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो डेफिनिशन होती है, लिखा है दोज़ प्रॉपर्टीज़ व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? पीपी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? लिखा है व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, ठीक है? जिसको नापा जा सकता है या फिर ऑब्जर्व करा जा सकता है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? ये डेफिनेशन तुम लोग के क्लास 10th के फिजिकल चेंज से थोड़ा बहुत मैच कर रही होगी, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ठीक? एक वाटर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे वाटर बना है H2O से, ये सॉलिड है मान लो, मतलब बर्फ की बात हो रही है, ठीक है? तो कंपोजिशन का मतलब हुआ कि वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। आई बात समझ में? ठीक है, मान लो हम इसको हीट करना शुरू किए, ठीक है? तो ये क्या होगा, धीरे-धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। मेल्ट होना शुरू होगा तो ये चेंज हो जाएगा H2O लिक्विड में। आई बात समझ में? अब देखो, अब मेल्टिंग की प्रोसेस में जब H2O लिक्विड के फॉर्म में आया, पानी के फॉर्म में आया, ठीक है? बर्फ से जब पानी बना, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आया? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। इसका मतलब कि केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। आई बात समझ में? ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि इसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया। हम इसको मेल्ट किए तो वाटर की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया। वही लिखा है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और केमिकल कंपोजिशन, ठीक है? तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग होता है, वो कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? क्योंकि मेल्ट करने में किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं चेंज होती है और ना केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, ठीक है? ऐसी और चीज़ें बता सकते हो तुम लोग। अगर हम इसी को बॉयल करके H2O वेपर में चेंज कर दें, ठीक है? तो बॉइलिंग पे कैसी प्रॉपर्टी हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? क्योंकि बॉयल करने में भी वाटर का कंपोजिशन या फिर आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रही है। आ रही बात समझ में? अगर हम इसके और एग्जांपल देखें, तो
ऑडर होता है, ऑडर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है? किसी भी सब्सटेंस की स्मेल यूनिक होती है। आई बात समझ में? कलर, मास, टेस्ट, वॉल्यूम, डेंसिटी, लस्टर, हार्डनेस ये सब की सब कैसी प्रॉपर्टी है? ये सब की सब फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को बिना सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए हम नाप सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे हमको किसी सब्सटेंस का मास पता करना है, ठीक है? तो क्या मास पता करने के लिए हमको उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, ठीक है? जैसे मान लो ये डस्टर है, ठीक? हमको इस डस्टर का मास पता करना है, तो क्या हमको इस डस्टर को काटना पड़ेगा? नहीं काटना पड़ेगा या फिर इसको हमको जलाना पड़ेगा? नहीं जलाना पड़ेगा, हम मास को पता कर सकते हैं। आई बात समझ में? हमको इसका कलर दिख रहा है, क्या इसके कलर को देखने के लिए हमको इसमें कुछ करना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा? नहीं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ऑर्डर, इसकी स्मेल को पता करने के लिए इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? नहीं। डेंसिटी, लस्टर, हार्डनेस इसमें से कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब की सब कैसी प्रॉपर्टी हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आई बात समझ में? अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है? लिखा है द प्रॉपर्टीज़ व्हिच कैन ओनली बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? जो फिजिकल प्रॉपर्टी का डेफिनिशन था, ठीक है? उसमें लिखा था विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे उसका उल्टा होगा, मतलब हमको केमिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है ये पता करने के लिए हमको उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है? चेंजिंग द आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि हमको कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है? बिना हम केमिकल रिएक्शन करवाए किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लो हमको ये पता करना है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? अब हमको रिएक्टिविटी पता करने के लिए इन दोनों गैसेज़ की रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसी न किसी चीज़ से, ठीक है? चाहे हम वाटर से रिएक्शन करवाएँ या एसिड से रिएक्शन करवाएँ या फिर बेस से रिएक्शन करवाएँ या फिर जिससे भी हमको इन दोनों की रिएक्टिविटी के बारे में आइडिया लग जाए, ठीक है? तो सबसे आसान काम है इन दोनों गैस को जला दें अगर हम, ठीक है? तो जलाने से हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस क्या है वो बहुत आसानी से आग पकड़ती है और जो ऑक्सीजन गैस है उतना आसानी से आग नहीं पकड़ती है। तो अगर हम इन दोनों का कम्बसन करवाते हैं, तो कम्बसन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, खाली कम्बसन के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा रिएक्टिव है और ऑक्सीजन गैस कम रिएक्टिव है। आ रही बात समझ में? ठीक है? जैसे मान लो हमको 2 एलिमेंट का रिएक्टिविटी पता करनी है, जैसे मान लो सोडियम है और आयरन है, ठीक है? हमको कैसे पता चलेगा कि सोडियम और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एलिमेंट्स की आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का रिएक्शन करवाना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ के साथ और अगर रिएक्शन करवाएँगे तो सोडियम सोडियम ना रह के कुछ और बन जाएगा, ठीक है? तो इसका अगर हम रिएक्शन करवाएँ, मान लो सोडियम को हम पानी में डाल दें, ठीक है? आई बात समझ में? तो अच्छे से पता है हाई स्कूल में ही तुम लोग पढ़ चुके हो कि सोडियम को अगर पानी में डाला जाता है, तो बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, ठीक है? विगरस रिएक्शन होती है, ब्लास्ट हो जाएगा, धुआँ निकलेगा, ठीक है? और क्या बनेगा, वो सोडियम ना रह के सोडियम हाइड्रॉक्साइड में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। आई बात समझ में? ठीक है? जबकि आयरन को अगर हम पानी में डाल दें, ठंडे पानी में डाल दें, ठीक है? तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक? तो वाटर से रिएक्शन करवाने के बाद हमको ये पता चला कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन कम रिएक्टिव है। आई बात समझ में? तो फिज़िकल प्रॉपर्टी कौन-सी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्टिविटी एक तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? आई बात समझ में? क्योंकि हम रिएक्टिविटी को बिना रिएक्शन के नहीं पता कर सकते, ठीक है? तो रिएक्टिविटी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर हम और देखने की कोशिश करें, अभी हम क्या किए थे? हाइड्रोजन को जलाए थे, ठीक? तो कंबस्टिबिलिटी, ठीक? ये भी एक तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? किसी भी चीज़ को बिना जलाए हम नहीं पता कर सकते कि उसकी कंबस्टिबिलिटी कितनी है, ठीक है? वो आसानी से जल पा रहा है या आसानी से नहीं जल पा रहा है, ठीक है? और अगर हम जलाएँगे तो कोई न कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो जिस सब्सटेंस को हम जलाएँगे वो किसी नए सब्सटेंस में चेंज होगा। अगर नए सब्सटेंस में चेंज हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? ऐसे ही हम जैसे मान लो हमारे पास HCl है और CH3COH है, ठीक है? हमको ये पता करना है कि इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कौन बेटर एसिड है। आई बात समझ में?
किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक? ऑब्वियस सी बात है, हाई स्कूल में तुम लोग जानते हो कि HCl ज़्यादा अच्छा एसिड है और CH3COH कम अच्छा एसिड है, ठीक है? कैसे पता चलेगा? अब कोई ये मत कहेगा ना कि सर एसिड खट्टे होते हैं, हम इनको टेस्ट करके पता कर देंगे। ठीक, नहीं कर सकते क्योंकि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो जीभ कट जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का रिएक्शन करवाएँगे। इंडिकेटर से भी चेक कर सकते हैं, बट इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? हमको केमिकल रिएक्शन करवाना है। तो कैसे चेक करें? HCl का हम NaOH से रिएक्शन करवा दें, ठीक है? और CH3COH का भी NaOH से रिएक्शन करवा दें, ठीक? तो जिसकी रिएक्शन जितना फ़ास्ट होगी, वही उतना अच्छा एसिड होगा। आई बात समझ में? तो एसिडिटी भी कैसी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर एसिडिटी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसी तरीके से बेसिसिटी भी कैसी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी है। मतलब कौन बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिना रिएक्शन के हम नहीं पता कर सकते। आ रही बात समझ में? इसी में अगर हम और देखें, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है? और रिडक्शन हो गया, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? किसका कितना ऑक्सीडेशन होगा डिपेंड करता है कि वो कितना रिएक्टिव होगा। जैसे सोडियम और आयरन, सोडियम ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है, सोडियम का ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता है और आयरन का ऑक्सीडेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, जबकि आयरन आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करता है। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों के बारे में कैसे पता चलेगा? जब तक हम रिएक्शन नहीं करवाएँगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, किसका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है? 10th में पहले चैप्टर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक था फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है? तो वहाँ पे फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा-सा बताया जाता है, उसके बाद सारा डिस्कशन केमिकल चेंज पे चलता है, ठीक है? तो केमिकल चेंज तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, यहाँ पे थोड़ा-सा हम फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है? मतलब वहाँ पे जो फिजिकल चेंज थोड़ा छोड़ा गया था, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा कंटिन्यू होगा। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको हम मेज़र कर सकते हैं आइडेंटिटी में चेंज किए बिना। आई बात समझ में? और ये क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं, ठीक है? क्वांटिटेटिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि इनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है? और साथ में हमको क्या चाहिए? साथ में हमको चाहिए यूनिट। आई बात समझ में? ठीक है? ध्यान समझो, जैसे मान लो कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी है मास, मास एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? क्योंकि अभी हम बात किए कि इस डस्टर को हम इसका वज़न कर सकते हैं बिना इस डस्टर को जलाए, बिना इस डस्टर को तोड़े। आई बात समझ में? तो अगर हम इसका मास किए तो हमको पता चला कि ये डस्टर है 10 ग्राम का। आई बात समझ में? तो ये जो 10 है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो ग्राम है, ये है यूनिट। आ रही बात समझ में? ये जो 10 लिखा है, इसको न्यूमेरिकल कोएफ़िशिएंट भी कहा जाता है। न्यूमेरिकल कोएफ़िशिएंट। आई बात समझ में? ठीक है? या फिर इसी को न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी कहते हैं। तीनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले फिक्स हो, ठीक है? प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगा हुआ हो, ठीक है? तो ग्राम के पहले लगा है, इसलिए हमको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कह सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल कोएफ़िशिएंट या फिर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ठीक है? तो ये जो मास लिखा है, ये है फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है? और ये जो लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इसको कहा जाता है फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी। है बस समझ में? तो लेफ्ट साइड वाला इक्वल के लेफ्ट साइड वाला फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गया, इक्वल के राइट साइड वाला फिज़िकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है? अब अच्छे से दिख रहा है कि इस फिज़िकल क्वांटिटी में मतलब इतने वाले पार्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। आ रही बात समझ में? अब पढ़ते हैं थोड़ा-सा फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में, जो भी थोड़ी देर पहले बताए थे उसी को ये रिटन फॉर्मेट में है, ठीक है? हम ऐसा इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को मन हो नोट्स बनाने का, तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है? हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग नोट्स बनाएँ, ठीक है? क्योंकि जो हम मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है? वो किसी भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से कम नहीं है। आई बात समझ में? भले ही मेरा सेटअप उतना अच्छा ना हो, मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो,
हम ऐसे छोटे से बोर्ड पे पढ़ा रहे हों, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोग को कंटेंट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आई बात समझ में? उसी लेवल का कंटेंट मिलेगा जो इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मिलता है। आई बात समझ में? या फिर बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो साथ-साथ पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और ख़ासकर नोट्स बनाते रहो, ठीक है? किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ऐसे छोटे से बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और अब आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कि जैसे-जैसे लेक्चर बढ़ता जा रहा है, चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रही हैं, ठीक है? तो अगर साथ-साथ पढ़ते रहेंगे आप लोग, सीखते रहेंगे, तभी आने वाले लेक्चर्स में समझ पाएँगे कि पढ़ाया क्या जा रहा है। और ये बात समझ में? अगर मान लो आप लोग कोई लेक्चर नहीं देखे और अगले लेक्चर में उसका इस्तेमाल हो गया, तो आप लोग को फिर से वही लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है? तो साथ-साथ पढ़ते रहो, आपका ही फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है? डेफिनिशन नहीं बताए थे, डेफिनिशन यहाँ पे लिख रहे हैं, दोज़ क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो यहाँ पे लिखा है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? जैसे मान लो मास की बात करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे, ठीक है? जैसे मान लो किसी विशेष व्यक्ति का मास है 200 किलोग्राम, ठीक है? किसी विशेष व्यक्ति मतलब कोई बहुत विशेष व्यक्ति होगा, उसका मास 200 किलोग्राम है, ठीक है? तो इसका मास हम कैसे नाप सकते हैं? किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमको और वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वेइंग मशीन मतलब तराजू कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है? तो मास को नापने के लिए हमको एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? इसी तरीके से टेम्परेचर टेम्परेचर नापने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो थर्मामीटर क्या हो गया? एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया और टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया फिजिकल क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? उसके बाद लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे पहला है न्यूमेरिकल कोएफ़िशिएंट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ठीक है? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ये हो गया 200 और दूसरा है किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? यूनिट है। आई बात समझ में? जैसे टेम्परेचर को हम एक्सप्रेस करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37, ठीक है? और डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? यूनिट हो गया। आई बात समझ में? ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया यूनिट, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं यूनिट के बारे में, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले बताए हम कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे मास, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है अ, यूनिट, ठीक है? न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हमको पता है, एक नंबर होगा, ठीक है? हमको पढ़ना है यूनिट के बारे में, ठीक है? कितने टाइप के यूनिट्स हो सकते हैं, कैसे यूनिट्स का कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है? ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई बात समझ में? यहाँ पे लिखा है यूनिट की डेफिनिशन, लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चोज़न टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट, ठीक है? हमको ये वर्ड समझना है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब देखो रेफरेंस क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, रेफरेंस हो सकता है लेंथ, रेफरेंस हो सकता है मास, रेफरेंस हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है? अगर आप इसी के पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिख दें, ठीक है? इसके पहले लिख दें और इसके पहले लिख दें, ठीक है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ का मतलब क्या हुआ कि लेंथ को नापने के लिए जिस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? या फिर हम और ईज़ी कर दें इसको कि लेंथ को नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जैसे लेंथ को नापने के लिए सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, ठीक है? अब यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं ले सकते क्योंकि सेंटीमीटर स्टैंडर्ड नहीं हुआ। भाई बात समझ में? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है मीटर, सेंटीमीटर यूनिवर्सली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है? तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, भाई बात समझ में? जो कि मीटर होता है क्योंकि मीटर यूनिवर्सली या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू है, एक्सेप्टेड यूनिट है। भाई बात समझ में? स्टैंडर्ड ऑफ मास का क्या होगा? ये होगा किलोग्राम। आज बात समझ में? मतलब हुआ कि ये जो किलोग्राम है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। आई बात समझ में? इसलिए इसको स्टैंडर्ड ऑफ मास कहा जाता है। आई बात समझ में?
और जो किलोग्राम है वो स्टैंडर्ड है एक तरीके से, ठीक है? टेम्परेचर, स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? मतलब टेम्परेचर को पूरी दुनिया में किस यूनिट से नापा जाता है, उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर को पूरी दुनिया में केल्विन से नापा जाता है, ठीक है? ये मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस का। आ रही बात समझ में? और ये तीनों क्या है? यूनिट है, ठीक है? अब किसी भी चीज़ को नापने के लिए पूरी दुनिया में पहले 2 सिस्टम थे। पहले एक ही सिस्टम था, पहले था मीट्रिक सिस्टम, ठीक है? इंडिया में मीट्रिक सिस्टम आया था 1957 में, आई बात समझ में? तो ये जो मीट्रिक सिस्टम था वो डेसिमल पे बेस्ड था। अब डेसिमल पे बेस्ड होने की वजह से क्या होता था कि कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एसआई सिस्टम को अडॉप्ट किया गया इंडिया में, जो कि आया था 1960 में। आई बात समझ में? इसमें डेसिमल नहीं होता था, इसमें डेसिमल नहीं था, ठीक है? तो एसआई सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद कैलकुलेशन बहुत ईज़ी होने लगी, ठीक है? तो तब से लेके आज तक एसआई सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है? खासकर इंडिया में, ठीक है? और भी कंट्रीज़ में चल रहा है, ठीक है? अब ये जो एसआई सिस्टम होता है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है? इसका मतलब इसमें कई सारे यूनिट होते होंगे, तो इसमें 7 टाइप के यूनिट होते हैं, ठीक है? अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है? देखो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, थोड़ा-सा बता देते हैं इसके बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, ये 2 टाइप की होगी। सबसे पहला होता है फंडामेंटल, इसको पहले लिख लेना, इस डेफिनिशन के पहले ये लिखा होना चाहिए, ठीक है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अभी हम थोड़ी देर पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ाए थे ना, कि क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है? जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है, ठीक? अब ये फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। पहला होता है फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? हम पहले इन दोनों के बारे में बता देते हैं। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, वो किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे, क्योंकि जो फंडामेंटल वाला होगा वो दूसरी किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है? इसको एग्ज़ाम्पल से समझें तब समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास लेंथ है, ठीक है? ठीक, लेंथ क्या है? लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? अब क्या लेंथ किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा? क्या लेंथ को मापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए हमको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, ठीक है? ये है फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर। आई बात समझ में? ये जो लेंथ है वो बेसिक या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? और लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, ठीक? ये हो गया बेसिक या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है एरिया। है वह समझ में? अब ध्यान से देखो, एरिया भी एक तरीके का लेंथ है, ठीक है? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। है वह समझ में? अब एरिया को नापने के लिए हमको लेंथ की ज़रूरत पड़ रही है और विड्थ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा और ये इंडिपेंडेंट या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है? मतलब एरिया को नापने के लिए हमको मीटर की ज़रूरत पड़ रही है। ये बात समझ में? मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ का और विड्थ का मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान देना, लेंथ फंडामेंटल है और एरिया क्या है? डिराइव्ड है। आ रही बात समझ में? तो बेसिक या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनिशन क्या होगी? दोज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ हो गया। आई बात समझ में? जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है? टेम्परेचर को नापने के लिए हमको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से मास होता है, मास को नापने के लिए हमको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है? और ये जो बेसिक या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये 7 टाइप की होती है, ठीक है? और ये हैं वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है?
ये है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ये है इनका सिंबल, और ये है यूनिट। इन फिजिकल क्वांटिटीज का ये यूनिट है और ये उनका सिंबल है। किनका? ये यूनिट का सिंबल है। आइए बस में सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का सिंबल है एल, इसका ऐसा यूनिट है मीटर, इसका सिंबल है एम, मीटर का सिंबल है एम। ठीक है। दूसरा है मास। मास को रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल एम से, इसका एसआई यूनिट हुआ किलोग्राम, और इसको लिखा जाएगा केजी। टाइम होता है स्मॉल टी, इसको इसका एसआई यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, इसका सिंबल होता है एस, स्मॉल एस। ठीक है। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट, ये कैपिटल आई है। इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है एम्पियर में, और एम्पियर का सिंबल होगा यूनिट का सिंबल होगा कैपिटल ए। टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब जो केल्विन में नापा जाता है उसको कैपिटल टी लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम को स्मॉल टी लिखा जाएगा तो ये कैपिटल टी होगा। आ रही बात समझ में? और इसका केल्विन का सिंबल होता है कैपिटल के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6वें नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल एन से। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है मोल। ठीक है, अब मोल का जो सिंबल होता है वो MOL होता है। आई बस में ई नहीं होता है इसमें। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये सारा जानते होगे आप लोग। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कोई बल्ब कितना तेजी से जल रहा है, कितना ब्राइट जल रहा है, या फिर कितना डल जल रहा है। ठीक है, तो उसकी ब्राइटनेस को नापने के लिए या फिर उसकी डलनेस को नापने के लिए हम कैंडेला का इस्तेमाल करते हैं। आई बस में, और इसका सिंबल होता है CD। ठीक है, अब देखो हम 1 2 3 4 5, ये 5 पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे मोल पे आएंगे। अरे बस में, बट मोल को पढ़ने से पहले हमको मास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मास में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एटॉमिक मास आता है, मोलिकुलर मास आता है, ग्राम एटॉमिक मास आता है। ये सारी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद तब हम जाके फाइनली कहीं मोल पे पहुँचेंगे। अरे बस में, और मोल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, अब 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसके बाद कहीं पे हम अ, मास के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके कहीं मोल का नंबर आएगा। ठीक है, अभी कम से कम 4 से 5 लेक्चर लग जाएगा ये सारे टॉपिक्स को खत्म करने में। ठीक है, तब कहीं मोल का नंबर आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये एनसीईआरटी में भी बना है। ठीक है, उसकी हम फोटो लगा देंगे, उसको देख लेना तुम लोग। ठीक, ये सारे के सारे 7 एसआई यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लगाने जा रहे हैं वो फोटो एनसीईआरटी की, जहाँ पे तुम लोग इसको देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, क्या होती हैं ये? द फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? कि मतलब बनी हुई। किससे बनी हुई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। आई बात समझ में? जो अभी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताए, उनका हेल्प लेके अगर कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम बनाएं तो उसको कहा जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? जैसे मान लो एरिया है, एरिया के बारे में अभी बात किए थे। एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हुआ इसका कि बिना लेंथ निकाले हम एरिया के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी, जैसे मान लो इस बोर्ड का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको लेंथ नापना पड़ेगा, ये वाला, मतलब हॉरिजेंटल लेंथ नापना पड़ेगा, और ये वर्टिकल लेंथ नापना पड़ेगा। ठीक है, इस वर्टिकल लेंथ को हम विड्थ कह देते हैं, और हॉरिजेंटल लेंथ को हम लेंथ कह देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में दोनों लंबाई ही तो है ना। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में वो लेंथ ही है। तो बिना लेंथ के हम एरिया को निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब जो एरिया है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो एरिया क्या होगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और लेंथ क्या होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई बस समझ में? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है स्पीड। ठीक है, अब अच्छे से पता है कि स्पीड को नापने के लिए हम किसी एक चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए? हमको दो चीज चाहिए। हमको चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम।
आई बात समझ में? अब डिस्टेंस को कैसे नापेंगे हम? इसको नापने के लिए हमको लेंथ नापना पड़ेगा और टाइम को नापने के लिए हमको टाइम नापना पड़ेगा। टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब स्पीड को नापने के लिए हमको 2 क्वांटिटी लगी, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है? ये हो गया लेंथ और ये हो गया सेकंड, मतलब मीटर और सेकंड, ठीक है? तो ये क्या होगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है? इसी सेम तरीके से वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना, वॉल्यूम को भी हम मीटर में नाप सकते हैं, ठीक है? इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ का क्यूब, ठीक है? किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम पानी को लेंथ में कैसे नाप रहे हैं? पानी की लंबाई चौड़ाई थोड़ी ना होती है, ठीक है? यही समझने के लिए हम लेंथ पे आगे बात करेंगे, ठीक है? इसी लेक्चर में अभी थोड़ी देर बाद इस पे बात करेंगे, ठीक है? इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। लेंथ क्यूब का मतलब यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से फोर्स, प्रेशर और एनर्जी, ये तीनों भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है? क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स डिपेंड करेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? 9th में आप लोग पढ़े होंगे F बराबर क्या होता है? ma, ma मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? इसका यूनिट क्या होगा? मास होता है किलोग्राम, ठीक? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन भी एक तरीके का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? क्योंकि ये डिपेंड करता है लेंथ पे और टाइम पे, ठीक? किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा, ठीक है? प्रेशर क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? अब देखो, प्रेशर डिराइव्ड है, किससे डिराइव्ड है? फोर्स और एरिया से डिराइव्ड है। और फोर्स अपने आप में डिराइव्ड है किससे? मास और एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन डिराइव्ड है लेंथ बाई टाइम से, ठीक है? ये सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है? उसको कट पिट कर लेना, पता चल जाएगा एक्चुअल में, ठीक? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। एनर्जी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है? ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है? डिस्टेंस मीटर में नापेंगे, ठीक? एक और देख लेते हैं, डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी बराबर क्या होती है? ये होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक? ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम अपने आप में भी ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि डिराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट के बारे में, ठीक है? मतलब हुआ कि 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डिराइव्ड। हम फंडामेंटल की यूनिट देख लिए, हम डिराइव्ड की सारी यूनिट देख लिए, ठीक है? मतलब ये पार्ट हम पढ़ लिए, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। आ रही बात समझ में? तो चलो देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। ये रहा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ठीक है? जैसे हम मान लो किलो लेते हैं, ठीक है? नॉर्मली क्या लिखा रहता है? मास बराबर 10 किलोग्राम, ठीक है? आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ये पूरा किलोग्राम यूनिट नहीं है, ठीक है? यूनिट क्या है? यूनिट है खाली ग्राम, ठीक है? किलो क्या होता है? किलो एक नंबर होता है, आई बात समझ में? जैसे दर्जन होता है, दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है? इसी तरीके से किलो भी एक नंबर होता है, आई बात समझ में? जैसे मार्केट में हम जाते हैं, तो कोई कहे कि 10 किलो आलू दे दो, ठीक है? इसका मतलब हुआ कि किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है? लिखा ना, किलो मतलब 10 की पावर 3, किलो का मतलब होता है 1000, तो एक्चुअल में उसको 1000 आलू देना चाहिए, ठीक है? सही प्रोनाउंसिएशन होगा 10 किलोग्राम आलू दे दो, आई बात समझ में? अगर हम सिर्फ कहते हैं कि 10 किलो आलू दे दो, तो इसका मतलब कि 10,000 आलू दे दो, ठीक है? बहुत गलत हो जाता है, बट लोग बोल देते हैं ऐसे, ठीक है? एक्चुअल में किलो का मतलब होता है नंबर, ठीक है? तो ये पूरा जो लिखा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है? यूनिट है, आई बात समझ में? ऐसे ही लिखा जा सकता है सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, ठीक है? ऐसे डेसी हो सकता है 10 की पावर -1, डेका होता है 10, डेका बना है डेक से, ठीक है? जो तुम लोग 10th में पढ़े होगे, मैथेस प्रोब्यूट, ठीक है? 10 का होता है डेक, ठीक है? और 9 का होता है नून, 8 का होता है ऑक्ट, इस तरीके से, ठीक है? हेक्टो होता है 10 की पावर 2, आई बात समझ में? और किलो होता है, बता दिए, 1000,
मेगा होता है 10 की पावर 6, ठीक है? और गीगा होता है 10 की पावर 9, ठीक है? गीगा वही है जो तुम लोग दिन में 2 जीबी, 1.5 जीबी डेटा खर्चा करते हो, ठीक है? वही तुम्हारी ज़िंदगी का गोल होता है कि एक दिन में 1.5 जीबी डेटा खर्चा करना, ठीक है? जीबी, जी फॉर होता है गीगा, बी फॉर होता है बाइट। आ रही बात समझ में? ठीक है? सेम इसी तरीके से गीगा से जो बड़ा नंबर होता है वो होता है टेरा। अगर हम 8वां लिख दें तो वो होता है टेरा, ठीक है? जैसे जीबी होता है ना, वैसे टेराबाइट भी होता है, टीबी, ठीक? और इससे भी बड़ा नंबर होता है अ, पीटा। आई बात समझ में? ठीक है? तो जीबी हो सकता है गीगाबाइट, टीबी हो सकता है टेराबाइट और पी भी हो सकता है पेटाबाइट, ठीक है? अब तीनों का सिंबल कैपिटल ही होता है। ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा पी। गीगा हो जाता है कैपिटल टी, कैपिटल जी, ठीक है? मेगाबाइट जैसे एमबी होता है, आई बात समझ में? जैसे 1 मेगाबाइट, 2 मेगाबाइट, अ, 100 मेगाबाइट की मूवी है, 300 मेगाबाइट की मूवी है, 300 एमबी की मूवी है, 10 एमबी का सॉन्ग है, ठीक है? तो ये वो वाला एमबी है, मेगाबाइट, ठीक है? किलो को स्मॉल के से रिप्रेजेंट करा जाएगा, हेक्टो को स्मॉल एच से, डेका को डीए से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है? डेसी को स्मॉल डी से, देखो इसमें ध्यान रखना डी और डीए में, डेसी होता है डी और डेका होता है डीए, ठीक है? सेंटी होता है स्मॉल सी। आ रही बात समझ में? अगर हम कुछ और बड़े नंबर देखें तो 10 की पावर 18 होता है एक्सा, 10 की पावर 21 होता है जेटा और 10 की पावर 24 होता है योटा, ठीक है? चोट्टा मत पढ़ लेना उसको, योट्टा होता है, ठीक है? ई, जेड और वाई, ठीक है? ये तीनों कैपिटल लेटर में होंगे। आई बात समझ में? ठीक है? अब चलो देख लेते हैं कुछ छोटे नंबर, ठीक है? मतलब जो 10 की पावर माइनस में जाते हैं, ठीक है? ये हैं छोटे नंबर, ठीक है? अभी हम बताए थे कि जो 10 की पावर प्लस 24 होता है उसको योट्टा कहा जाता है, ठीक है? और जो 10 की पावर माइनस 24 होता है उसको योक्टो कहा जाता है, ठीक है? योटा मतलब प्लस 24 का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल वाई होता है और माइनस 24 का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल वाई होता है, ठीक है? जेप्टो माइनस 21, माइनस 18, ऑटो ऑट्टो होगा, माइनस 15 होगा फेम्टो, फेम्टो को ही फर्मी कहा जाता है, ठीक है? फिजिक्स में कहीं कहीं इसको फर्मी लिखा मिलता है, ठीक है? स्मॉल एफ होगा, स्मॉल ए, ठीक है? ये होगा 10 की पावर माइनस 12 पिको, ये भी स्मॉल में होता है, ठीक? ये ध्यान रखना पिको कई जगह मिलेगा आप लोग को, ठीक? नैनो वो नैनोमीटर वाला 10 की पावर माइनस 9 स्मॉल एन होता है, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 म्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है इसको, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक? मिली मिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 की पावर माइनस 3 होता है, ठीक है? जहाँ कहीं भी एम लिखा मिलेगा स्मॉल एम, ठीक है? उसको हम मिली से चेंज कर सकते हैं, सही बात समझ में? ये 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं उसकी जगह पे, ठीक है? अब फिर से वही सेंटी 10 की पावर माइनस 2, फिर उसके बाद आ जाएगा डेका, डेसी, हेप्टो ऐसे चलता रहता है। आ रही बात समझ में? ठीक है? तो इसमें जो-जो अंडरलाइन किए हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? एक और होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है? 9th में शायद पढ़े होंगे, 10th में। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है? ये सारा का सारा एनसीईआरटी में दिया गया है, आगे हम फोटो लगा देंगे इसकी, ठीक है? देख लेना। अब पढ़ते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। एक चीज़ ये बताओ कि कैसे हमको पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 किलो का है? या फिर सबसे पहले कौन डिफाइन किया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी इतनी है तभी उसको 1 किलो कहा जाएगा? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि इस डस्टर को 1 किलो क्यों नहीं कहा गया? या फिर इस मार्कर को 1 किलो क्यों नहीं कहा गया? क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? मतलब 1 किलो कितने वेट को कहा जाएगा ये सबसे पहले डिफाइन कौन किया? या फिर आया कहाँ से? या फिर अगर हम कहें कि 1 मीटर इतनी दूरी को ही 1 मीटर कहा जाएगा, ये सबसे पहले कौन बताया? या फिर क्यों इतनी ही दूरी को 1 मीटर कहा जाता है, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम क्यों नहीं 1 मीटर कहा जाता है? सवाल समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो सबसे पहले मास की बात करते हैं। 1 किलोग्राम मास को स्टैंडर्ड इसलिए कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में एक प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय रखा गया है। मतलब एक रॉड है, सिलिंड्रिकल शेप का रॉड है, ठीक है? उस प्लैटिनम इरिडियम की रॉड का जो मास है वो 1 किलोग्राम है, ठीक है? और वैसा ही प्रोटोटाइप हर कंट्री में रखा गया है, ठीक है? तो पूरी दुनिया में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास
उस प्लेटिनम इरिडियम के मास के बराबर है तब उसको 1 किलो कहा जाता है या 1 किलोग्राम कहा जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मतलब पूरी दुनिया में खाली उसी प्लेटिनम इरिडियम की रॉड से कंपेयर किया जाता है। अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, इसका मतलब उसका मास उस प्लेटिनम इरिडियम की रॉड के बराबर है। ठीक है? थोड़ा-सा बात कर लेते हैं मीटर को कैसे डिफाइन किया गया। मीटर को इस तरीके से डिफाइन किया गया, मान लो 1 सेकंड है, ठीक है? 1 सेकंड को हम ऐसे कई सारे पार्ट में डिवाइड किए, मान लो 10 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो ये जो 10वां पार्ट होगा वो 1 सेकंड का 1/10th पार्ट होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही हम 1 सेकंड को अगर 3 × 10⁸ छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, कितनी बार? 3 × 10⁸ आई बात समझ में? तो जो लास्ट वाला पार्ट होगा सबसे, वो 1 सेकंड का 1/3 × 10⁸ सेकंड होगा। आई बात समझ में? तो 1/3 × 8th सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसी को 1 मीटर कहा जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो, 1 सेकंड को हम 3 × 10⁸ पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है? तो जो 3 × 10⁸ सेकंड होगा, इतने कम टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको 1 मीटर कहा जाएगा। ठीक है? अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से सुनना, नहीं तो कमेंट कर देना, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आई बात समझ में? फिलहाल हमको पढ़ना है मास। ठीक है? तो मास होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल कंटेंट होता है उसी को मास कहा जाता है। जैसे अगर हम इस डस्टर की बात करें, तो ये जो डस्टर है इसका जो एक्चुअल कंटेंट होगा, ठीक है, उसी को मास कहा जाएगा। ठीक है? एक्चुअल कंटेंट का मतलब हुआ कि जिन चीज़ों से मिलके ये डस्टर बना है, ठीक है? जैसे ये लकड़ी है इसमें और ये ऊपर कपड़े का कुछ लगा है, ठीक है? तो इस डस्टर का जो कंटेंट हुआ वो ये लकड़ी हुई और ये कपड़ा हुआ, ठीक है? तो इस लकड़ी और इस कपड़े का जो मास होगा, उसी को इस डस्टर का मास बोला जाएगा। कहने का मतलब है इस डस्टर का जो एक्चुअल कंटेंट होगा और इस पे जो ग्रेविटी लग रही होगी, ठीक है? अगर उन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तब उसको वेट कहा जाता है, ठीक है? बट अगर हम खाली इस डस्टर के एक्चुअल कंटेंट की बात करें, तो उसको मास कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है? अगर आप इसमें ग्रेविटी इंक्लूड कर देते हैं तो उसको वेट कहा जाता है। तो एक्चुअल में मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। ठीक है? उस मैटर का टोटल अमाउंट और वेट क्या होगा? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वेट। ठीक है? वेट का जो फॉर्मूला होता है 9th में तुम लोग पढ़े होंगे, W = mg होता है। ठीक है? मतलब मास को अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तब जो निकल के आता है उसको वेट कहा जाता है। ठीक है? और ये क्या है? ये एक्चुअल में मास है। आई बात समझ में? अब एक चीज़ ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में मास और वेट अलग-अलग नहीं होते हैं। मास को ही वेट कहा जाता है और वेट को ही मास कहा जाता है, ठीक है? फिज़िक्स में चीज़ों को अलग तरीके से डील किया जाता है। फिज़िक्स में मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है, ठीक है? ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम फिज़िक्स में बड़ी हेवी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है? जिनका मास सिग्निफिकेंट होता है। जैसे मतलब 10 किलो की कोई मशीन है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है? 20 किलो की है, ये बात समझ में? या अगर 1 किलोग्राम की भी है, तब भी उसके मास को वेट बोला जाएगा, मतलब W = mg लिखा जाएगा। बट केमिस्ट्री में ऐसा क्यों होता है कि वेट और मास बराबर होते हैं? इसलिए क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है। इतना ज़्यादा मास कम होता है, उस पे ग्रेविटी का असर नहीं होता है। प्रोटॉन का मास इतना कम होता है कि उस पे ग्रेविटी का असर नहीं होता है। आ रही बात समझ में? इस वजह से केमिस्ट्री में वेट और मास बराबर मान के चला जाता है, ठीक है? ये होगा वेट का फ़ॉर्मूला। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट होता है, डब्ल्यू होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक चीज़ ये बताओ, पृथ्वी पे किसी विशेष व्यक्ति का वेट 200 किलोग्राम है। आ रही बात समझ में? तो क्या यही वेट तब भी रहेगा जब वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट से बाहर चला जाए, ठीक है? या फिर मान लो मार्स पे चला जाए, ठीक है? नहीं होगा वैसा वेट, ठीक क्यों? क्योंकि वेट जो होता है उसमें ग्रेविटी का भी इफ़ेक्ट होता है।
अगर हम किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम हो या फिर ग्रेविटी ना ही हो, तो जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, वहाँ पे उस व्यक्ति का मास उतना ही होगा जितना उसका एक्चुअल कंटेंट होगा। आ रही बात समझ में? ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति का मास मार्स पे 20 किलोग्राम हो, ठीक है? हो सकता है एकदम ऐसा। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर कोई भारी व्यक्ति है, तो उसका एक्चुअल कंटेंट कम है, ठीक है? क्योंकि मास जितना ज़्यादा होता है, ग्रेविटी उतना ज़्यादा लगती है। तो 200 किलोग्राम का अगर कोई व्यक्ति है, इसका मतलब उस पे ग्रेविटी भी ज़्यादा लग रही है, पृथ्वी उसको और ज़्यादा फ़ोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है? उसका एक्चुअल जो मास होगा वो कम होगा, ठीक है? मान लो 180 उसका हो सकता है, बाकी जो मास होगा वो ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, ठीक है? कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है? लेकिन उसका वेट वेरी करता है, ठीक है? चेंज हो सकता है, प्लैनेट टू प्लैनेट, ठीक है? ये फिर पृथ्वी पे ही हम अगर बात करें तो कहीं पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, कहीं पे ग्रेविटी कम होती है, ठीक है? तो जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी, वहाँ पे उस व्यक्ति का मास भी कम होगा जिसका वेट ज़्यादा है, ठीक है? और जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे वो और भारी लगेगा, ठीक है? तो ये सेंटेंस कहीं एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मास कांस्टेंट होता है कि वेट कांस्टेंट होता है? तो हमेशा ध्यान रखना मास कांस्टेंट होता है, जबकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम की डेफिनिशन होती है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है? कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वॉल्यूम का कन्वर्जन आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊँचाई का हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है? अब स्केल में देख लेना कि 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, ठीक है? वो क्यूब कैसा होगा? कुल इतना बड़ा क्यूब होगा वो, ठीक है? अब ये बताओ कि अगर क्यूब इतना छोटा है, ठीक है? तो इतने छोटे से क्यूब में कितना पानी आएगा, ठीक है? एक्चुअल में होता क्या है कि इतने छोटे से क्यूब में अगर हम इतना छोटा क्यूब बनाएँ तो उसमें सिर्फ़ 1 एमएल पानी आता है। आई बात समझ में? तो इसी से जो यूनिट बनी, यूनिट कन्वर्जन हम इसी से सीखेंगे कि जो 1 एमएल होता है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, ये आने वाले टाइम में आप लोग की बहुत हेल्प करेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब, आई बात समझ में? मतलब 1 एमएल 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है? 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सीसी भी लिखा जाता है, ठीक? सीसी फॉर होता है सी से सेंटीमीटर, सी से क्यूब, ठीक है? कोई कुछ और मत समझ लेना कि सी फॉर क्यूट भी होता है, ठीक है? अब अगर हम मीटर और लीटर में रिलेशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये भी बहुत आसान है। जो क्यूब अभी हम 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर ऊँचाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के बनाए थे, ठीक है? लेंथ, विड्थ और हाइट का, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, 1 मीटर लंबाई का, 1 मीटर चौड़ाई का और 1 मीटर ऊँचाई का एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है? इमेजिन करो कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊँचाई का कोई क्यूब है, ठीक है? अब ये बताओ इसमें कितना पानी आएगा? अब अगर तुम लोग को अंदाज़ा लग रहा होगा कि 1 मीटर कितना बड़ा हो सकता है, तब तुम लोग समझ सकते हो कि उसमें कितना पानी आ सकता है। उसमें आता है 1000 लीटर पानी, ठीक है? अगर हम ऐसा कोई बड़ा-सा क्यूब बनाएँ और उसमें पानी भर के रख दें, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा एग्ज़ैक्ट। आई बात समझ में? तो इससे कंक्लूज़न क्या निकला? इससे कंक्लूज़न ये निकला कि 1000 लीटर बराबर होगा 1 मीटर क्यूब के। आ रही बात समझ में? ठीक है? अगर हम इसी को ऐसे कन्वर्ट कर दें, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें और इसको भी 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है? तो क्या बन जाता है? इससे ये कैंसल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 लीटर, ठीक है? तो 1 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3 या फिर 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं मीटर क्यूब, ठीक है? तो फाइनली क्या बना? 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ठीक? ये भी ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाले टाइम में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है? दूसरा ये याद रखना
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? अब समझते हैं कि 1 लीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ठीक है? इसको ध्यान से समझना, ठीक? क्योंकि 12th में इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, यूनिट कन्वर्जन के, ठीक है? हमको पता है कि जो 1 लीटर होगा वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होगा, ठीक है? और अभी थोड़ी देर पहले जब पढ़ाए थे यूनिट के बारे में, तब बताए थे कि जो 1 मीटर होता है, वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक है? और जो 1 डेसीमीटर होता है, वो 10 की पावर -1 मीटर होता है, 10 की पावर -1 मीटर होता है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 मीटर की जगह पे 10 डेसीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दो, 10 की पावर -3, इस मीटर की जगह पे क्या लिख दें हम, इस मीटर की जगह पे हम लिख दिए 10 डेसीमीटर और ये क्यूब। आई बात समझ में? ठीक है, अब 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर कैसे हो सकता है, जबकि सच बात है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन में ये लिखा मिल सकता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, ठीक है? ऐसा लिखा जाता है, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है कि 1 सीसी सॉल्यूशन है, जबकि ये बहुत आसान टर्म्स है। आ रही बात समझ में? अब पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा टेम्परेचर के बारे में। इंडिया में जो टेम्परेचर नापा जाता है उसके लिए 3 स्केल हैं, ठीक है? सबसे पहला स्केल है, जो कि नॉर्मली यूज़ होता है, वो होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डिग्री सेल्सियस इस तरीके से, ठीक है? और जो दूसरा है, वो है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसको लिखा जाता है ऐसे, डिग्री कैपिटल एफ। आ रही बात समझ में? तीसरा है केल्विन स्केल, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है? हमको डिग्री सेल्सियस के बारे में पता होना चाहिए और केल्विन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले ये जो केल्विन है, इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। आई समझ में? इसको थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहा जाता है। 9th में भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन भी किए होंगे, तो आपको केल्विन के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है? केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है? अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 को जोड़ दें, ठीक है? तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो केल्विन में चेंज हो जाता है। बट नॉर्मली क्या करते हैं हम, 0.15 हटा के सिर्फ 273 को ऐड कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ा आसान रहे, ठीक है? जैसे मान लो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? अगर इसको केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी केल्विन में, वो आती है 300 केल्विन। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, किसी का सवाल होगा कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं? इसका भी फ़ॉर्मूला है बट वो एकदम ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि कभी एग्ज़ाम में एज़ सच फ़ारेनहाइट का सवाल नहीं आता है, ठीक है? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का फ़ॉर्मूला होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 9 डिग्री सेल्सियस बाई 5, ये होता है फ़ॉर्मूला, ठीक है? अब इस पे अगर हम क्वेश्चन करवा दें एक, तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है? जैसे मान लो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, मान लो, ठीक है? इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो क्या करें, डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या रख दें, कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो 5 से डिवाइड हो जाए, 25 ले लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे F माइनस 32/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 5 इंटू 9 और ये 32 जाके इधर जुड़ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आएगा, 9 5 जार 45 प्लस 32, ठीक है? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ रही बात समझ में?
अब पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है? हमको ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? जैसे मान लो अ, हम जो ऑक्सीजन साँस लेते हैं, ठीक है? ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें ऑक्सीजन का खाली हम एक मॉलिक्यूल साँस ले रहे हैं, ठीक? जब भी हम साँस लेते हैं तो ऑक्सीजन के करोड़ों मॉलिक्यूल शरीर के अंदर जाते हैं, ठीक है? तो होता क्या है जैसे मान लो हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? मान लो इतने ऑक्सीजन शरीर के अंदर गए, ठीक है? और किसी क्वेश्चन में हमको बार-बार यही नंबर लिखना है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो इसको बार-बार लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? कई बार हम ज़ीरो भी मिस कर सकते हैं, 10 की जगह पे 8 ज़ीरो लिख देंगे या 11 ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है? बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इतने बड़े नंबर को एक छोटे नंबर में कन्वर्ट करके लिखा जाता है, ठीक है? इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 10 इतने पार्टिकल्स ऑक्सीजन के हम साँस लिए। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स का नंबर होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के डील नहीं कर सकते, ठीक है? इस वजह से साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ में? अब इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है? जैसे मान लो केमिस्ट्री में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेडियस बहुत छोटा होता है या फिर उनका मास बहुत कम होता है। जैसे मान लो किसी पार्टिकल का मास है 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ठीक है? इतना छोटा मास है किसी पार्टिकल का, इतना कम मास है, इतना किलोग्राम में है, ठीक है? अब इसको बार-बार हमको 5 बार ऐसे लिखना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इतने छोटे नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? जो कि होगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 किलोग्राम। आ रही बात समझ में? तो इसको लिखना ज़्यादा आसान है, इसको लिखने के कंपैरिज़न में, ठीक है? इसलिए साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है n इंटू 10 की पावर n, ठीक है? जहाँ पे n को क्या कहा जाता है? n को कहा जाता है एक्सपोनेंट और ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये कैपिटल N क्या है? इसको कहा जाता है प्रॉपर नंबर या फिर डिजिट टर्म, ठीक है? एक बात ध्यान रखना ये जो n है इसकी वैल्यू 1.000 से लेके 9.999 के बीच में रहती है। आईबीएसआई में ये फिर 1 भी हो सकती है और 9.99 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, ठीक है? ध्यान रखना ये जो n है उसकी वैल्यू 1 और 9.999999 के बीच में होती है। आई बात समझ में? इसको भी एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब जैसे ये कोई नंबर है, अब इस नंबर को हमको n इंटू 10 की पावर n के टर्म में लिखना है, ठीक है? कैसे लिखेंगे? ये जो n है वो 1 या फिर 9.99 मतलब कुल मिला के 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है? जब भी हम रिकॉर्ड करने बैठते हैं ये कौवा हर बार आ जाता है, काँव-काँव करता रहता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और इतनी बेकार आवाज़ होती है इसकी कि इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। आस-पास बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हैं, उनकी आवाज़ बहुत कम आएगी, लेकिन ये कौवा बहुत तेज़ बोलता है। अब नॉइज़ कैंसलेशन में इसकी आवाज़ खत्म ही नहीं हो पाती है। अब पता नहीं क्या तरीका है इसका, ये आस-पास ही आके काँव-काँव करता है। ये भी रीज़न है कि मेरे घर के आस-पास बहुत सारे पेड़ हैं, जहाँ पे बहुत ढेर सारी चिड़िया रहती हैं। फल वाले पेड़ हैं, उनको खाने-पीने का सामान भी मिल जाता है, इसलिए सब आस-ही-पास मंडराते रहता है। खैर, उसको इग्नोर करना तुम लोग, आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसको n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है? तो करें क्या? ये जो n की वैल्यू है वो 1 और 9.9 के बीच में होनी चाहिए। इस पॉइंट को हमको 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करना है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी पॉइंट को हम 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो हमेशा 10 की पावर ये जो n की वैल्यू हमेशा माइनस में जाती है, ठीक है? कितना माइनस में जाएगी? जितना डिजिट हम राइट साइड लेके आए होंगे उतना बार माइनस होगा, ठीक है? जैसे मान लो देखो पॉइंट को अगर हमको ऐसे शिफ्ट करना है 3.58 लिखना है, ठीक है? तो कितना डिजिट राइट साइड आया? 1, 2, 3 3 डिजिट राइट साइड आया तो 10 की पावर माइनस 3 होगा, ठीक है? दूसरा एग्जांपल अगर हम लिख लें ईज़ी एग्जांपल 0.1 ठीक है? 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर माइनस 1 ठीक है? देखो ध्यान से हम इस पॉइंट को 1 डिजिट राइट लेके आए हैं, तो 10 की पावर माइनस 1 आया, ठीक है? 1 डिजिट राइट लेके आए तो 10 की पावर माइनस 1 आया। अब इसको लिख देते हैं 0.01
या फिर 0.01, ठीक है, 1/100 होगा ये, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है। देखो इस पॉइंट को हम 1 2 दो डिजिट राइट साइड लेके आए तो हो जाएगा 10⁻²। सेम इसी तरीके से 0.001 लिखें अगर हम तो हो जाएगा 1/1000। इसको लिख सकते हैं, देखो इस पॉइंट को हम 1 2 3 4 डिजिट इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 10⁻4। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से अगर हम किसी भी नंबर को 0.00000659, ठीक है, इसको हमको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमको किधर लेके आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट राइट लेके आना पड़ेगा तो हो जाएगा 6.59 इंटू 10⁻5। आदि बात समझ में। ध्यान रखना, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 65.9 इंटू 10⁻6, ये गलत हो जाएगा। अभी बताया ना कि ये जो वैल्यू है वो 1 और 10 के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो 65 10 से बाहर चला जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको 6.59 लिखा जाएगा। आदि बात समझ में। अब ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको हमको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। ट्रिक क्या है, अगर हम पॉइंट को राइट लेके आ रहे हैं तो वैल्यू आएगी 10⁻⁻, और अगर लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो 10⁻+ होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आप लोग को। यहाँ पे देखो हमको ये जो n लिखा है, ये जो n है उसको 1 और 10 के अंदर लाना है, 1 और 10 के अंदर लाना है, ठीक है। देखो ध्यान से, हम इस पॉइंट को देखो जैसे 0.6 है, 0.68 है, ठीक है, तो ये 1 से छोटी वैल्यू हो गई। अगर ये 1 से छोटी वैल्यू हो गई तो इसको 1 से बड़ी बनानी है और 10 से छोटा बनाना है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को राइट साइड लेके आना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा हमको 6.8723, ठीक है। अब कितना डिजिट हम राइट साइड लेके आए हैं, एक डिजिट राइट लेफ्ट साइड लेके आए हैं तो हो जाएगा 10⁻1। है समझ में। अब ये बात देखो 0.00009, ठीक है, ये वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो हमको 1 से बड़ा बनाना है और 10 से छोटा बनाना है, ठीक है। तो कितना डिजिट राइट साइड लेके आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट तो हो जाएगा 9.2 इंटू 10⁻5, राइट साइड लेके आए तो 10⁻5, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू 10 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये हो गया 12,356, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसको 1 से बड़ा और 10 से छोटा बनाना है साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में, ठीक है। तो हमको इस पॉइंट को 1 2 3 4, 4 डिजिट लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1.2356 आई बात समझ में। तो अगर हम 4 डिजिट राइट साइड लेफ्ट साइड लेके गए हैं तो हमको 10⁻4 लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करना है। तो देखो ये 998, ठीक है, इस वैल्यू को हमको 10 से छोटा बनाना है तो इस पॉइंट को हमको 1 2 हमको 2 ही डिजिट लेके जाना पड़ेगा। इस पॉइंट को 1 और 2 डिजिट राइट लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा तो हो जाएगा 9.98667 इंटू 10⁻²। आएगा समझ में, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करते हैं। इसको लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा कि राइट लेके जाना पड़ेगा, इसको लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा। कितना डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट लेफ्ट लेके गए तो हो जाएगा 1.3578 पॉइंट नहीं, कितना डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 10⁻5, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब डिवीजन कैसे करा जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में, मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखो, पढ़ो, ग्रो करो। जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको कमेंट में लिख देना, उसको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। 1-2 बार पहले देखने की कोशिश करना, वैसे समझ में आ जाएगा, बट अगर नहीं आता है तब ऐसा करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। और ऐसे ही कमेंट छोड़ दिया करो, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। कमेंट करने से, लाइक करने से होता क्या है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता है, और अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो देखो, पढ़ो, ग्रो करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
थैंक यू।